हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है, उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आईपीओ की डिटेल्स क्या हैं, आईपीओ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और बेनिफिट आपके पास ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास जो है कि कोई ऐसा नहीं होता जो उसको गाइड करे। बेसिकली आईपीओ के बारे में जो भी क्वेरीज होगी उनको बताने का, अगर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है उनको नहीं पता होता कैसे करें क्या करें। सो अगर आईपीओ से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप चैनल पे जो होम पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। साथ ही साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आईपीओ आ रहा है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अगर पूछेंगे तो आपको आंसर कर दिया जाएगा। ओके, तो एक बेनिफिट ये है कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईपीओ के डिटेल्स की, देन उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस है उसको समझाऊंगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम हालांकि मैं देखता नहीं हूं, बट इसके बारे में भी बात करूंगा। ओके, चलिए। सबसे पहले अगर हम देखें आईपीओ की डिटेल को, तो लॉट साइज और प्राइस और डेट, तो ये देख लेते हैं। जो डेट है वो 9 सितंबर से चालू होगी, खत्म होगी 11 सितंबर को। और जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जो आपके अलॉटमेंट आपको मिली या फिर नहीं मिली और शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे 13 सितंबर को। इसकी लिस्टिंग जो होगी वो 16 सितंबर को होगी। ओके, 16 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी और फ्राइडे को, यानी कि ये वाला फ्राइडे मतलब जो आने वाला है, उसमें आपका क्रेडिट आपके शेयर्स हो जाएंगे। तो आप 13 तारीख को अपने बैंक बैलेंस को देखना। बहुत ही सीधा सा आंसर है। अगर बैंक बैलेंस में बैलेंस कट गया है तो इसका मतलब है आपको अलॉटमेंट मिल गई है, नहीं कटा है तो इसका मतलब है आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है। और अगर उसमें भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपने ब्रोकर को, बेसिकली शेर खान वालों को बता दूं, रिपोर्ट्स में जाना, रिपोर्ट्स में जा करके डीपीएसआर होल्डिंग उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, वो आपका शेयर शो करता रहेगा। अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो ये आराम से सुबह 16 सितंबर को उठ करके देख सकते हो, फिर डिसीजन बनाओ बेचना है या फिर नहीं बेचना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखो। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी। डेट जो है आपकी याद रखिए 9, 11 और 16 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। 13 सितंबर को पता चलेगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो जो प्राइस है वो 66 रुपीज़ से 70 रुपीज़ है, यानी 70 रुपये। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है, सर 66 में अप्लाई करें या फिर 70 में करें। तो हमेशा हायर जो प्राइस बैंड होता है उस पर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप 70 रुपीज़ पे अप्लाई करोगे। जो इसकी लॉट साइज है, यानी मिनिमम क्वांटिटी आप एक लॉट में अगर लेना चाहोगे तो वो 214 रुपये निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखें, 214 मल्टीप्लाइड बाई 70 रुपीज़, तो यहाँ पे 14,980 रुपीज़, यानी मोटा मोटी 15,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा एक लॉट के पीछे, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। ओके, और आप ऐसे 2 लाख तक कर सकते हो। जो रिटेल पब्लिक है उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका प्राइस बैंड हो गया आपका 70 रुपीज़, शेयर्स हो गए 214 रुपये। इसके बारे में अगर हम आगे बात करें, जो कि आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि टोटल इशू कितने का है। हालांकि रिटेल पब्लिक के लिए उतना जरूरी होता नहीं है, बट अगर हम बात करें टोटल, तो जो आईपीओ का टोटल इशू साइज है वो मोटा मोटी आपका समझोगे तो यहाँ पे 6,560 करोड़ रुपीज़ का आपका टोटल इशू है, जिसमें से 3,560 रुपीज़ का आपका जो फ्रेश इशू है और 3,000 करोड़ का समथिंग जो है कि जो ऑफर फॉर सेल में आएगा। कोटा की बात करें तो 35% रिटेल कोटा है, 50% आपका क्यूआईबी कोटा है जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल रीडर्स होते हैं, और जो एचएनआई कोटा है वो 15% का है। इसमें एक और बेनिफिट है शेयर होल्डर्स कोटा। तो अगर आपके पास बजाज फाइनेंस का और बजाज फिनसर्व का, इन दोनों में से किसी एक का शेयर है तो आप जो है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एपीओ अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर्स कोटा के थ्रू, बट उसमें भी लिमिट आपकी 2 लाख तक ही रहेगी, याद रखिएगा। ओके, ये अंडरस्टैंड करिए। तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रे मार्केट की बात करते हैं, जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो ग्रे मार्केट अगर मैं देखूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, अच्छा ये मेरा ग्रे मार्केट नहीं है, मैं वेबसाइट को क्रेडिट दे रहा हूँ जिससे मैं देख रहा हूँ। IPO वॉच करके वेबसाइट है, IPOwatch.com, आप जा करके देख सकते हैं, उसमें से मैं ये देख रहा हूँ। तो मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो मेरे तक सीमित है, बट ये जो ग्रे मार्केट में दे रहा हूँ इसकी क्रेडिबिलिटी इस वेबसाइट को। हालांकि मैं अपनी बात बता दूं, मैं कभी भी ग्रे मार्केट नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ कि मुझे ये आईपीओ अच्छा लग रहा है कि नहीं, मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से सही जस्टिफाइड है कि नहीं, मतलब जो वैल्यूएशन मुझे पसंद है, जो मैं देना चाहता हूँ वो है कि नहीं। अगर वो है तो मैं अप्लाई करता हूँ, नहीं है तो मैं नहीं करता। ओके, तो ये बात अंडरस्टैंड करिए। तो ग्रे मार्केट जो निकल के आ रहा है वो 50 रुपये का निकल करके आ रहा है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और जो कंपनी की प्रोफाइलिंग है उसके बेस पे अगर चले
तो आगे चल के अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, बट हमें ये ध्यान देना होगा कि और भी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हम उसको देखते हैं। तो एक आईपीओ की डिटेल हो गई। अब थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे, फिर वैल्यूएशन की बात करेंगे, कितने पीई पे लिस्ट हो रहा है, कितना ईपीएस अभी आ रहा है, और अभी इस सेक्टर में यानी इस बिजनेस में कितने प्रॉब्लम्स हैं या फिर क्या जो अच्छी चीज़ें हैं जो आगे चल के इसमें ग्रोथ दे सकती हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और फिर डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी कंपनी में से कब निकल जाना चाहिए वो आप समझ जाओगे, या फिर एंट्री करना ही नहीं चाहिए वो वाली बात आप समझ जाओगे। ओके, चलिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट होगा जो आपको मिलने वाला है। सो अब अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी आपकी 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये बजाज ग्रुप की ही कंपनी है। और इनके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि लार्जेस्ट नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग का मतलब है ये जब लोन देते हैं तो ये कुछ डिपॉजिट नहीं लेते, नॉन डिपॉजिट, ये बहुत अच्छी बात याद रखिएगा। ओके, और इन टर्म्स ऑफ एयूएम के मुकाबले ये सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इनका जो लोन है वो एयूएम के मुकाबले ये नॉन डिपॉजिट कंपनी है, मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी सबसे बड़ी है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस है जो कि टोटल इसमें आपका बना हुआ है इस हिसाब से, सेकंड लार्जेस्ट अगर हम समझे तो। सेकंड मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया में, मतलब अगर देखोगे तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं उसमें से ये सेकंड नंबर पे आते हैं। उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब फास्टेस्ट इनका ग्रोथ हो रही है। और इसके बाद कस्टमर का हम समझ सकते हैं कि नहीं, और चीज़ें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे लोवेस्ट जो इनका एनपीए है, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जीएनपीए, वो मात्र 0.27% का है, मतलब सबसे कम इनका है। ओके, मतलब 0.27 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो 0.27 जो सबसे लोवेस्ट है अमॉन्ग इंडस्ट्री अगर हम बात करें। ओके, और डिसबर्समेंट इनका काफ़ी अच्छा रहता है, ये सेकंड हाईएस्ट उसमें रहता है डिसबर्समेंट के मामले में, मतलब लोन बांटने के मामले में, भैया ले जाओ, खुल करके ले जाओ, तो ये देने में काफ़ी आसान है। ओके, और अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात करें क्यों करने चाहते हैं, तो एक्चुअली एक तरीके से कैपिटल का रिक्वायरमेंट इनको है, और जो कंपनी है वो तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग जिसको हम कहते हैं वो है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब कंपनी को चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए आपका आ रहा है। ओके, और इनके असेट की अगर हम बात करें तो असेट सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो कंपनी का असेट रहा है वह इसको ईयर वाइज बताऊंगा क्योंकि 3 साल का डिटेल होता है, तो मार्च का, फिर उसके बाद मार्च 2022, 23 एंड 24 का आपको बताएगा, फिर जून का भी आ जाएगा, तो टोटल। तो अगर हम इनके टोटल असेट की बात करें तो 48,000 का करोड़ का इनका असेट है 2022 मार्च में, वो बढ़कर के 23 में 64,000 करोड़ हो गया, 24 में 81,000 करोड़ हो गया, और अभी जून के जो क्वार्टर है उस हिसाब से 88,000 करोड़ का हो गया है। तो अगर हम इनके 2 साल में ग्रोथ की बात करें तो मैं एक बार जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखना था बट मैंने नहीं किया, तो मैं एक रफली आइडिया लेता हूँ। ओके, 538 माइनस 48527, सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 48527, सो लगभग 80% का ग्रोथ इनके एसेट में देखने को मिला है पिछले 2 साल के मुकाबले। अगर हम देखें तो सॉलिड ग्रोथ है इनकी, जो असेट है, असेट में अगर हम देखें तो जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो लगभग 82% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके, बट इससे पे नहीं ध्यान है, और भी आगे चीज़ें ध्यान देंगे। और अगर हम आगे ध्यान दें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 3,667 करोड़ का था, मतलब 3,700 करोड़ का समथिंग था 2022 में, और 2024 में ये 7,617 करोड़ हो गया, मतलब 7,600 हो गया। तो ये भी लगभग रेवेन्यू में डबल आपकी ग्रोथ आई है। जो जून का रहा है वो 2,208 करोड़ का है, तो आई थिंक वो सिर्फ उसी एक क्वार्टर का होगा, मैं ओवरऑल ईयर की बात कर रहा हूँ। सो 7,000 करोड़ आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो वो 709 करोड़ का हुआ करता था, अभी 1,730 करोड़ हो गया, तो ये भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो इस मुकाबले देखा जाए तो कंपनी ठीक है, अच्छी है ग्रोथ। बट अगर हम इस पॉइंट को बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है घटी है, अगर हम जून क्वार्टर को मिक्स करके देखें तो थोड़ी सी घटी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घटा है, नेटवर्थ देखेंगे तो वो इंक्रीज हुई है, उसमें दिक्कत नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस वो बढ़ा है, बोरोविंग्स भी बढ़ी है, बिकॉज ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो लोन लेकर के ही लोन देती है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ दिखेगा। मोटा मोटी अगर हम इस चीज़ों को देखें तो ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दे रही है, अच्छी है। ओके, अब हम इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं। जो वैल्यूएशन क्या है, सबसे पहले इसका ईपीएस देखते हैं। तो अभी का जो आईपीओ के पहले का इसका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो निकल के आ रहा है इनका 2.21 रुपीज़।
आईपीओ के बाद इनका ईपीएस हो जाएगा 2.32 रुपीज़। और अगर हम इनके पीई यानी प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो वो निकल के आ रहा है 31 रुपीज़, 31.62 आईपीओ के पहले का, और आईपीओ के बाद का निकल के आ रहा है 30 रुपीज़ का। सो 30 रुपीज़ के पीई पे लिस्ट हो रही है कंपनी, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अगर मैं इनके कंपटीशन की बात करूं तो एक बार मैं उस पर भी देख लेता हूं, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस में सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें पसंद करता हूं, जो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है। हाउसिंग फाइनेंस में सबसे अच्छा मेरा फेवरेट जो है कि आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस है। बट डिस्क्लेमर यह है कि ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम इनमें पीई की बात करें तो जो इंडस्ट्री का पी निकल के आ रहा है, पहले बात तो इंडस्ट्री पी देख लेते हैं। इंडस्ट्री का जो पी है वो 22 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। अब 22 रुपीज़ के सामने ये 30 रुपीज़ की कंपनी लिस्ट होने वाली है। ओके, और हम अगर पीयर्स की बात करें, पीयर्स ग्रुप में, तो पीयर्स में जो इनका देखें तो सबसे ज़्यादा जो पी है वो निकल के आ रहा है आपके बजाज हाउसिंग का। आई थिंक सबसे ज़्यादा पी इन्हीं का निकल के आ रहा है। ओके, तो अगर देखा जाए तो सबसे उसके इनके बाद जो सबसे हाईएस्ट है वो आवास का है, 29% का बेसिकली पी है। देन इसके बाद जो पी निकल के आ रहा है आपका 25 समथिंग का पी है। सबसे अच्छी जो इसमें है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये मैंने कहा था कि सबसे मुझे सस्ती लगती है, बट ग्रोथ के मुकाबले देखें तो वो फिर मैटर अलग हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा महंगा IPO में अगर देखा जाए तो एमोंग सेक्टर, एमोंग पीयर्स यही आ रहा है। खैर 33 का भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न जरूर बढ़ जाता है कितने महंगे वैल्यूएशंस पे आ रही है बाकी के मुकाबले। 33 देखा जाए या फिर 32 देखा जाए, 30 देखा जाए तो वो चीज़ ओके है। बट अगर हम कंपेयर करते हैं पीयर्स के मुकाबले तो थोड़ा सा महंगा निकल के आता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, अब आपका कुछ अलग हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो वैल्यूएशन हमने देख ली और कंपनी के एसेट के बारे में हमने बात कर ली, कंपनी के बारे में बात कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैल्यू माइग्रेशन का, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले वैल्यू माइग्रेशन है क्या? वैल्यू माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनीज होती हैं, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक तालाब है, उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं, ओके, और उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं, और उस तालाब के बगल में एक घर है जो मछलियों को जो है बेसिकली लेता है, खाता है, मतलब मारने का, बेसिकली मछली खाने का काम करते हैं वो परिवार वाले। तो एक फैमिली है, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो एक फैमिली के लिए वो सफिशिएंट है कि वो तालाब हमेशा उसको फीड करता रहेगा। अब क्या होगा कि उसी तालाब के आसपास 10 और घर बन जाएं, तो क्या होगा, वो तालाब की जो मछलियाँ होंगी वो डिवाइड होगी अमॉन्ग। अब बेसिकली आप यूँ समझो कि अब जो एक बंदे को ज़्यादा बेनिफिट था वो सब में बंट जाएगा। सो इसको बोलते हैं वैल्यू माइग्रेशन। इसका छोटा सा एग्जांपल रियल लाइफ में अगर मैं दूं तो पहले SBI जो होती थी, SBI बहुत रूल करती थी। हालांकि शेयर वेयर के हिसाब से मत जाना, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। SBI जो थी वो रूल करती थी पूरे बैंकिंग सेक्टर में, तो वहाँ पे पब्लिक को दिक्कत थी, सर्विस नहीं मिलती थी, जो वहाँ पे लाइनें बहुत ज़्यादा लगती थी। फिर आई प्राइवेट बैंक, HDFC आई, ICICI आई। लोगों ने देखा यार तो बड़ा आसान है, जाने पे 5 मिनट में 10 मिनट में काम हो जाता है, चलो इसमें चलते हैं। तो लोगों ने जो हार्ड कोर PSU बैंकिंग सिस्टम था उसमें से निकल करके प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में जाना शुरू किया। इसी को कहते हैं वैल्यू माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। यानी कि जब किसी कंपनी का कस्टमर, जब एक कंपनी अपने सेक्टर में राज करती है, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है, तो वहां पे मोनोपोली कहा जाता है, उसका मोट कहते हैं। लेकिन अगर उसी सेक्टर में बहुत सी कंपनीज आ जाएं, ओके, बहुत सी कंपनीज आ जाएं, तो वो जो बिजनेस होता है डिवाइड हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। लेटेस्ट एग्जांपल एशियन पेंट, एशियन पेंट में भी सेम हो रहा है। अभी बहुत से बिजनेस आ गए, ग्रासिम आ गया, ये सब चीज़ आ गई, तो दिक्कत ये होगी कि अब जो प्रॉफिट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो उतनी जो ग्रोथ दिखनी थी वो नहीं रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। हाउसिंग फाइनेंस में बहुत से ऑलरेडी प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लिस्टेड प्लेयर्स हैं, तो इनका जो बिजनेस होगा बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा जो सॉलिड ग्रोथ अभी आपको दिखाई दे रही है, चूंकि IPO लाना है तो कुछ भी दिखाएंगे, बट आगे चल के मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सॉलिड ग्रोथ होगी। हाँ, जो नॉर्मल स्पीड है, जैसे कि कछुए की स्पीड हम इसको कह सकते हैं, वो चलेगी और आप उस बेस पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पैसा आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख करके अगर कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट लिस्टिंग गेन के लिए भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्डिंग करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। बट मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करूँगा, ये मेरा पर्सनल रिव्यू में बता रहा हूँ। अगर अलॉटमेंट हुई तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि कोई अच्छा मुझे टेक्निकल पैटर्न दिखाई देता है, कुछ स्ट्रक्चर बनता है, देन उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है या फिर नहीं। ये मेरा अपना ओपिनियन था। अब आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से बनाइए, अपने नॉलेज को यूज करिए, देन उसके बाद करिए। ऑल्दो जो हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर है बहुत अच्छे ग्रोथ में है।
अभी गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया है। आप सबको इस बजट में आपको पता होगा, बजट वाला जो मतलब ये अभी जो बजट आया ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को काफ़ी अच्छा एक तरीके से मैं देखता हूँ तो टेलविंड दे रहा है। और आप देखोगे तो कंपनी ने उनके शेयर प्राइस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मोटा मोटी मुझे लगता है कि एक बार IPO में अप्लाई करना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। लिस्टिंग गेन लेकर के एक बार साइड हो जाना चाहिए, देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं लिस्टिंग गेन में निकल जाऊंगा उसके बाद भाग जाएगा, तो वो एक चीज और कर सकता है जो कि मैं मॉडरेट मानता हूं। आप क्या करिए, 50% बुक कर लीजिए जब IPO आपको अलॉटमेंट हो जाए। 214 शेयर हैं तो 100 शेयर बेच दो, या फिर 114 शेयर्स बेच दो, 100 शेयर होल्ड कर लो। तो अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट होगा वहां पे, तो एक तरीके से आपका सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी निकल के आ जाएगी, आपको सेफ्टी भी मिल जाएगी, एक कुशन मिल जाएगा होल्डिंग का कि भाई आप चलो हमारा पैसा निकल चुका है। ये आप कर सकते हो। बट मेरा अपना ओपिनियन बात करूं तो मैं पूरा बेच करके साइड होने वाला हूं, बिकॉज मैं फिर दूसरी जगह पे भी काम करता हूं, ऐसा है। ये IPO के बारे में एनालिसिस थी, उसकी डिटेल्स के बारे में थी, और मेरा जो थॉट प्रोसेस था और एक कॉन्सेप्ट जो वैल्यू माइग्रेशन का मैंने आपको सिखाया, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहोगे तो। बट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।